व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इवेंट्स की। कुंडली का एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा कि और इवेंट ये है कि नो मैरिज का इवेंट है। आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो पाती है। तो जब भी हम मैरिज के लिए कुंडली चेक करेंगे और मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को चेक करेंगे हम और कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मैरिज होगी या नहीं। विद एग्जाम्पल मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो नो मैरिज के कॉम्बिनेशंस होते हैं, बेसिकली उनके रीजंस क्या होते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप सामने देख रहे हैं ना, ये मकर लगन की कुंडली है। ठीक है, ये काफ़ी पुराना हॉरोस्कोप है। अभी शायद ये इस दुनिया में होंगे भी नहीं, लेकिन इनका जो जीवन रहा नो मैरिज रही, मतलब शादी नहीं हुई इनकी। तो इसी पे हम आप चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। इनका अभी हम ये लगन चार्ट देख रहे हैं, नवामशा को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने नोट्स बनाने हैं बना सकते हो। वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, जब मर्ज़ी आप देख सकते हो चैनल पे, लेकिन जिन्होंने फिर भी नोट्स बनाने वो नोट्स बना लीजिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबको पता ही है कि हम जब भी मैरिज की बात करते हैं तो सेवन्थ हाउस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर सेवन्थ हाउस इज़ फॉर मैरिज। अगर मैरिज चाहिए तो सातवें घर का एक्टिवेशन होना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक्स रूल होते हैं कि भाई अगर किसी भी हाउस के रिजल्ट्स आपको चाहिए तो उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर मैलेफिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उस पर्टिकुलर हाउस का जो लैंड लॉर्ड है, मतलब लॉर्ड ऑफ द हाउस है, तो उसकी पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, कहीं अच्छी जगह पर सिचुएटेड, पॉजिटिव हाउस में सिचुएटेड होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि मोटे तौर पर शुभ और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, आपको पता ही होगा। हम शुभ ग्रहों की श्रेणी में जैसे चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, ये प्लैनेट्स शुभ ग्रह की श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, और अशुभ ग्रहों की श्रेणियों में जैसे राहु, केतु, शनि, इस टाइप के प्लैनेट आते हैं। तो अभी सबसे पहला जो थंब रूल है कि सेवन्थ हाउस डैमेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अभी सिर्फ सेवन्थ हाउस का रोल नहीं रहेगा, और भी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बताऊँगा। तो अब यहाँ पर जब हम कुंडली में देख रहे हैं, ये मकर लगन की कुंडली है और सेवन्थ हाउस के अंदर राहु की प्लेसमेंट है। अगर कोई मैलेफिक्स होते भी हैं हाउस में, सेवन्थ हाउस में, अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर शुभ दृष्टि पड़ जाए तो भी मैरिज के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस मैलेफिक प्लैनेट का, वो अशुभ प्लैनेट, जो मैं मैलेफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो अशुभ प्लैनेट के लिए, याद रखना। तो अशुभ प्लैनेट का असर कम हो जाता है, तो वहाँ भी शादी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब अशुभ प्लैनेट बैठा हो सप्तम भाव में और किसी भी शुभ प्लैनेट की दृष्टि ना हो, तो फिर ये जो प्लैनेट होगा ये अशुभ रिजल्ट्स को ज़्यादा देगा, अपने अशुभ प्रभाव पूरी तरह से छोड़ेगा। ठीक है, अब जब हम देख रहे हैं कि राहु की जो है प्लेसमेंट यहाँ पर है सप्तम भाव में, जो कि अशुभ ग्रह है राहु, और ये अशुभ प्रभाव दे रहा है अपने सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं जो है मैरिज को रोकता है ये। अब जब हम सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की बात करें तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। तो चंद्रमा की मैं पोजीशन आपको बता देता हूँ। चंद्रमा 12वें स्थान में है, जो कि सप्तम से छठा भाव है। ठीक है ना, सेवन्थ हाउस से छठा भाव, तो ये शुभ भाव नहीं कहलाएगा। और वैसे भी कुंडली का जो 12वां हाउस होता है वो भी अशुभ होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी जो है अपनी वीक पोजीशन में है। तो दो फैक्टर्स यहाँ पर आगे जो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है मैरिज के, एक तो राहु की पोजीशन, ठीक है, और जो है चंद्रमा की पोजीशन, जो कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है खुद चंद्रमा।
तो इससे क्या हुआ कि चंद्रमा 7th हाउस भी वीक है, उसका डिस्पोजिटर, उसका जो लॉर्ड है वो भी जो है वीक है। अब जब हम शादी की बात करते हैं तो सिर्फ 7th हाउस को नहीं देखते हैं। शादी होना क्या होता है, शादी होने से परिवार में ग्रोथ होती है। तो सेकंड हाउस जो हमारा कुंडली का होता है वो हमारे परिवार का होता है, हमारे परिवार की ग्रोथ का होता है, कुटुंब का होता है। जब हमारे सेकंड हाउस में कोई डैमेज होता है तो भी हमारे परिवार की ग्रोथ रुकती है। सेकंड हाउस को हम मैरिज पर्पस से भी चेक करते हैं, सेकंड हाउस को हम जब बच्चे होने हो उस पर्पस से भी चेक करते हैं। तो जब भी आप मैरिज की जो है प्रेडिक्शंस करेंगे तो आपको सेकंड हाउस चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम 7th हाउस में उलझे रह जाते हैं कि भाई 7th हाउस में तो सब कुछ ठीक है, दशाएं भी ठीक चल रही हैं, गोचर भी ठीक है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तब आपको चेक करना है सेकंड हाउस, क्योंकि शादी अगर सिर्फ 7th हाउस का मामला नहीं है, सेकंड हाउस के प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए, सेकंड हाउस की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब जब हम यहाँ पर सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो वहाँ पे पोजीशन है सूर्य, शुक्र, शनि और बुध, ये 4 प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब इसमें से 2 प्लैनेट्स तो जो है वो सेपरेटिव हैं, सूर्य और शनि, इनको हम सेपरेटिव प्लैनेट्स मानते हैं। स्पेशली सूर्य को, सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो वो सेकंड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को जो है सेपरेट कर देता है, मतलब उस चीज़ से आपको दूर कर देता है। तो ये सिचुएशन धन के लिए भी अच्छी नहीं है और कुटुंब परिवार के ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं है। और जो वीनस एक कारक ग्रह होता है शादी का, है ना, या स्त्री का, ये मेल कुंडली है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये स्त्री का, मेल कुंडली में वीनस स्त्री का कारक ग्रह बन जाता है और फीमेल कुंडली में जो है वीनस मेल का, मतलब जो स्पाउस होता है उसका कारक ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर जो डिग्री वाइज भी जो है वीनस और सन बिल्कुल सेम है, डिग्री वाइज बहुत कम अंतर है, 1-8 डिग्री का अंतर है इसमें। तो इसलिए क्या हुआ कि वीनस भी कम्बस्ट है। तो जो नेचुरल कार का ग्रह है आपका शादी का, वो भी कम्बस्ट हो गया, जिसकी वजह से भी शादी होती है। वो भी आपके जीवन में जो है उस ग्रह की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वीनस भी अच्छा होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, वीनस कम्बस्ट है। और सन जो है वो सेकंड हाउस में बैठ के ये सेपरेशन का एक योग बनाता है, मतलब परिवार की ग्रोथ ना होना। क्योंकि जब शादी नहीं हुई इस बंदे की तो परिवार तो बढ़ा ही नहीं, ना पत्नी आई ना बच्चे हुए, ठीक है। तो ये फैक्टर एक आ गया। अब हम अगर हम देखेंगे तो शनि अपने ही घर में है, परंतु सन और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो शनि के अपने रिजल्ट्स को भी ख़राब करता है। देखो ये थंब रूल है कि अगर कोई प्लैनेट चाहे अपने घर का ही क्यों ना बैठा हो, जब भी प्लैनेट अपने घर का बैठता है तो वो स्ट्रांग स्थिति में होता है, क्योंकि वो अपने खुद के घर में है। लेकिन जब उसी घर में दुश्मन प्लैनेट भी आकर बैठ जाए तो वो सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। ये कुछ ऐसे होता है जैसे कि आप अपने घर में तो है, लेकिन कोई बाहर का दुश्मन आपके सर पे आके बैठ गया, ठीक है ना, फिर आपकी क्या हालत होगी खुद सोचो। तो वही सिचुएशन है, शनि और सैटर्न का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ठीक नहीं है, इसलिए शनि के भी अपने खुद के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आने। हो सकता है धन के लिए ये अच्छे रिजल्ट दे भी दे यहाँ पर, परंतु परिवार की ग्रोथ के लिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं देगा। अब शनि सेकंड हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को भी डैमेज करता है। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस का भी रोल होता है। 4th हाउस भी हमारी फैमिली का हाउस होता है, हमारा अपना घर होता है। तो जब 4th हाउस भी डैमेज हो तो फिर भी जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैरिज ना होना, या जिन लोगों के तलाक हो जाते हैं मैरिज होने के बाद, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी 4th हाउस डैमेज होता है, ठीक है। 4th हाउस का मालिक अपने से पीछे बैठ गया, मंगल एक घर पीछे बैठ गया, ठीक है। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक तो सेकंड हाउस के डैमेज होने से हो रही हैं, और 7th हाउस तो डैमेज है ही, उसका लॉर्ड भी डैमेज है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, राहु के ऊपर किसी पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, आप बता दो अगर पड़ रही है तो। मेरे हिसाब से किसी भी पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि राहु के ऊपर नहीं पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो कि नेगेटिव है।
अगर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से राहु को देख रहा है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो तो नेगेटिव है। वैसे भी मंगल और राहु का तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे राहु और ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है। और गुरु की कोई दृष्टि नहीं है सप्तम भाव पे, ना ही सप्तम भाव के लॉर्ड पे दृष्टि है गुरु की, ना ही सेकंड हाउस पे दृष्टि है। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पे भी नहीं है। ठीक है। तो कोई भी दृष्टि पॉजिटिव ऐसी नहीं पड़ रही है जिससे कि इनके मैरिज के चांस बन सके। हालांकि लग्न चार्ट ही आपका मेन है जो टोटल स्टोरी बता देता है, आपको डिविजनल चार्ट्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन डिविजनल चार्ट्स में इनके D9 में एक चीज़ पॉजिटिव थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी, मतलब इतना फैक्टर नहीं था कि उसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर फ़ायदा हो सके। तो अभी हम नवांशा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इनके नवांशा चार्ट में क्या हालत है ना। तो नवांशा चार्ट है ये, जिसमें नवांशा चार्ट में जो फर्स्ट हाउस का मालिक है वो शनि है, कुंभ राशि यहाँ बैठी हुई है फर्स्ट हाउस में। ठीक है। और गुरु की पोजीशन है, गुरु की पोजीशन हालांकि अगर हम देखें तो अच्छी है, क्योंकि गुरु जो है सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है। यहाँ पे सप्तम भाव का मालिक सूर्य है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है कि सेकंड हाउस यहाँ भी डैमेज है बुरी तरह से। राहु की प्लेसमेंट देख लो सेकंड हाउस में, ऐसा इंसान जो है जिनका सेकंड हाउस में राहु हो, तो ऐसा इंसान हमेशा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, अपनी फैमिली से भी दूर रहता है ऐसा इंसान। ठीक है। तो और दूसरा फैक्टर यहाँ पे शनि जो है 12वें स्थान से, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी आ गई इनके सेकंड हाउस पे, तो सेकंड हाउस और ज़्यादा डैमेज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा देखेंगे कि जुपिटर की जो पॉजिटिव सिचुएशन है फर्स्ट हाउस में, उससे बस इतना हुआ होगा कि रिश्ते ज़रूर आए होंगे इनके, 2-4 बार बात बनते बनते फिर बिगड़ गई होगी, क्योंकि मेन जो इनका चार्ट है लगना चार्ट, उसके अंदर सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब है। सिर्फ नवांशा में अगर कोई चीज़ आपको प्रॉमिस कर भी रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हो ही जाएगी। ठीक है। मेन जो है आपका लग्न चार्ट है, वहीं से रिजल्ट्स आने हैं। नवांशा में हम थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वीनस की वही सिचुएशन है, सन के साथ वीनस है, ऑलमोस्ट कंबस्ट की सिचुएशन में यहाँ वीनस है, प्लस 11th हाउस में सन के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। तो वीनस जो कार का प्लैनेट है यहाँ भी डैमेज है, और कोई भी शुभ प्लैनेट की दृष्टि जो है ना इनके सेकंड हाउस पे है ना इनके वीनस पर है। तो इनको जो है नवांशा चार्ट में भी कोई प्रॉमिस नहीं मिल रहा है मैरिज का, इसीलिए जो है ये लाइफ टाइम सिंगल रहे, बैचलर रहे, इनकी मैरिज नहीं हुई और ना ही इनकी अपनी फैमिली का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है आप कुंडली को चेक कर सकते हैं कि जब मैरिज हमें चेक करनी है तो क्या क्या इनके फैक्टर्स चेक करने हैं। सेकंड हाउस चेक करना बहुत ज़रूरी है, 7th हाउस चेक करना ज़रूरी है। ठीक है। अगर 7th हाउस में और सेकंड हाउस में मैलेफिक्स बैठे होंगे, अशुभ प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो कम से कम उनके ऊपर शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि होना ज़रूरी है। जो इनके लॉर्ड्स हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड है या सप्तम भाव का लॉर्ड है, इनकी सिचुएशन अच्छी होना ज़रूरी है। अगर ये भी वीक हैं, 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है। 7th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, इनकी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। और मेन है वीनस, कार का प्लैनेट। वीनस जो कार का प्लैनेट है ये अच्छी सिचुएशन में होना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टि होनी चाहिए, कंबस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नीच का नहीं होना चाहिए, या छठे 8वें 12वें स्थान में इसकी प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर छठे 8वें 12वें स्थान में जब प्लेसमेंट होती है, शादी चाहे हो जाए, शादी चल नहीं पाती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए वीनस का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है एक खुशहाल ज़िंदगी मैरिज लाइफ के लिए। ठीक है। और मैरिज होने के लिए भी। प्लस 7th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स होने चाहिए, पॉजिटिव प्लैनेट्स की जो है दृष्टि होनी चाहिए। मैं मेन जो है लगन चार्ट की बात कर रहा हूँ, डिविजनल चार्ट से इतना ज़्यादा लाइफ में चेंजेस नहीं आएगा। अगर डिविजनल चार्ट में 1-2-4% प्रॉमिस होगा भी, तो उससे बस इतना लाइफ में होता है कि वो चीज़ आते आते फिर भी रह जाती है। मतलब तुम उस चीज़ तक पहुंच जाते हो,
तो ऐसे केस में क्या होता है कि किसी से लव मैरिज, इनका जो लव अफेयर हो गया, बहुत अच्छा चला और शादी होते होते नहीं हुई और फिर उसके बाद इन्होंने शादी नहीं की। इस टाइप के रीजंस भी बन जाते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस मैरिज के लिए। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना, जानना चाहते हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है, कौन से प्लैनेट्स की वजह से आ रही है, किन प्लैनेट्स की रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन से जेमस्टोन धारण करने चाहिए, तो इन सभी जानकारियों के लिए आप अपना कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। और जो भी लोग मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।